हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 20वां मॉडल पेपर देखेंगे जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन से यहाँ से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं और यहाँ से 40 प्रश्न भी रखे गए हैं सिलेबस के अनुसार। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, खिचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग में लोग डॉक्टर खिचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि अंग्रेज जनरल जो है डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर जो है गोली चलवा दी थी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस भयंकर त्रासदी ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जो है झकझोर डाला था तथा राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलती थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों के लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय पूछ रहा है, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो है पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने जो है 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसको भी याद रखिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1853 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और 1887 ईस्वी में अपने मित्र के सहयोग से जो है लंदन में इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और ये तीनों पॉइंट पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चंपारण नील आंदोलन में जो है राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। ठीक है, और चंपारण के किसानों से जो है अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार रखा था, जिसके अंतर्गत जो है किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के जो है 3/20वें भाग, ठीक है, 3/20वें भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी और इस पद्धति को जो है 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। और गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 3 कठिया पद्धति जो है समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वाटिला टैंक मैदान में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो है वार्षिक बैठक हुई। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और बैठक में जो है वर्धा प्रस्ताव जो भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुई। ठीक है, शुरू हुई और शुरू होते ही जो है गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जो है आगा खा पैलेस में इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ पूछा है, तो 9 अगस्त 1942 को। 5वां नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जो है मतभेद होने के बाद मार्च 1943 में 1939 में, ठीक है, कांग्रेस के प्रखर नेता रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का जो है सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
7वां नंबर प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से। आप लोग जानते होंगे दक्षिण पूर्वी मानसून से जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में वर्षा ऋतु जो है मध्य जून से सितंबर तक रहती है और इसमें उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और विषुवत रेखीय पर जो है जो पछुआ हवा एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक हवा जो है विषुवत रेखा पार कर जो है फेरल के नियमानुसार भारत में प्रवाहित होती है और इसी को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप लोग जानते होंगे अमेजन नदी सबसे बड़ी है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जो है एंडीज से निकलती है और ब्राज़ील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में ये गिरती है और अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग जो है 40% जल जो है प्रवाह करके समेटती है और इसकी लगभग 1000 सहायक नदियां हैं। अमेजन नदी की 1000 सहायक नदियां हैं और इसमें से कई जो है 1600 किलोमीटर से लंबी हैं और यह नदी जो है कई स्थान पर 30 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी हो गई है। तो ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है और यह परियोजना जो है गंडक नदी पर है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से निकल कर जो है भैंसालोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और गंडक नदी जो है सोनपुर के समीप गंगा में जाकर के जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। ठीक है, बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे और लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण इसकी 345 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल जो है देखा जाए तो 94.16 वर्ग किलोमीटर है जो अविभाजित बिहार का लगभग जो है 54% है। ठीक है, 54% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारतीय राज्यों में 12वां स्थान है और भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 2.86% है। और बिहार की जनसंख्या जो है 8,28,78,996 है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्रश्न आपका जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां, तो ये बिहार है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा जो है मतदान देने की आयु 11 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है अनुच्छेद 326, ठीक है, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, जो पहले कितनी थी? 21 वर्ष। ठीक है, अब कितना है? 18 वर्ष। ठीक है, तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 को जो है संशोधित करके ये किया गया था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, द्वारा जो है भाग 4, ठीक है, भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जो बना था 4 का, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो इसको जोड़ा गया था और ये किस में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को? तो ये 51 के क में रखा गया है। ठीक है, ये भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को,
22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे जो है यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे जो है दिन छोटा व रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने से जो है जाड़े की ऋतु होती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का तथा दायित्व, तो ये इसी को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है राजस्व प्राप्तियां, अनुदानों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति के ऊपर सरकार के कुल व्यय का जो है अतिरिक्त है। ठीक है, इससे जो है राजस्व की पूंजीगत व्यय, जिसमें उधार दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको कहते हैं। ठीक है, 19 जनवरी 1956 ईस्वी को केंद्र सरकार ने उन समस्त 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था और 1 सितंबर 1926 को जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, और संसद के एक अधिनियम के जो है तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए भारत सरकार की पूंजी के साथ जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, भील आदिवासी मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी क्षेत्रों एवं मध्य भारत के स्थित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निवास करते हैं। और इनके अलावा अगर सुदूर पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो त्रिपुरा में भी जो है भीलों का निवास होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो ये त्रिपुरा में भी है। ठीक है, त्रिपुरा में भी है। तो ये 3-4 राज्य हैं, ये 4-5 राज्य हैं, इनको याद रखिएगा। तो भील जाति जो जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आप लोग जानते होंगे 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 दिसंबर 2003 को लोकसभा ने जो है 4 भाषाओं मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने वाले 52वें संविधान संशोधन विधेयक को जो है सर्वसम्मति से पारित कर दिया। ठीक है, और संशोधन विधेयक पारित किया गया था और तब यह जो है 100वां संविधान संशोधन विधेयक था, परंतु बाद में यह क्रम जो है 92 पर आ गया। अब 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 22 हो गई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछता है 2003 में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो इसमें जो था मैथिली, ठीक है, मैथिली, बोडो और संथाली और था एक डोगरी। ठीक है, एक डोगरी। तो इन चारों को भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी कब जो है इसको कब मान्यता मिली? 2003 में इसको मिली थी। 19 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। ये इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है कृषि क्रांति से। ठीक है, कृषि क्रांति से, इसको याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है कब की थी? तो 28 जुलाई 2000 को, ठीक है, संसद में की थी। और नई कृषि नीति जो है NAP, नई कृषि नीति जो है का वर्णन जो है इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में जो है किया गया है, जिससे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति, खाद्यान्न क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो ये कृषि क्रांति के अंतर्गत आ जाएंगी। और इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
20वां नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो किसका होता है 1 रुपये के नोट पर? तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है किस पर? 1 रुपये के नोट पर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231, ठीक है, तक राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय पूछ रहा है और इसमें वर्णन किया गया है। और उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साख नियंत्रण का अभिप्राय है देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। और भारत में जो है रिजर्व बैंक यह कार्य करता है। साख नियंत्रण पर जो है 2 भागों में इसको रखा गया है। पहला तो परिमाणात्मक है और दूसरा है गुणात्मक, ठीक है। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए जो है प्रायः बैंक दर, सर्वाधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो होता है, जब रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो है सीमित नक्सलवाद इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो किन राज्यों में फैल चुका है? तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी फैल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नक्सलवाद या नक्सलवादी कहें, आतंक का आशय है, ठीक है। माओ से तुंग के क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद जो है जिसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर जो है चारू मजुमदार एवं कुनू सान्याल ने जो है पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जो है नक्सलबाड़ी गांव में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे स्फिग्मोमीटर, ठीक है, इससे क्या नापा जाता है? रक्तदाब नापा जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और स्फेरोमीटर से क्या नापा जाता है? स्फेरोमीटर से नापा जाता है धरातल की वक्रता, ठीक है, धरातल की वक्रता नापी जाती है, वक्रता, ठीक है। और एनीमोमीटर जो है, ये बी वाला देखिए, एनीमोमीटर जो है इसे वायु वेग मापा जाता है, ठीक है, वायु वेग मापा जाता है। और ए मीटर से क्या नापा जाता है? तो ये विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है। तो यहाँ पे चारों आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे रक्तदाब पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्फिग्मोमीटर से। 25 नंबर प्रश्न है, इन देशों में कौन सा देश, एक देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, G8 से समूह का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश? तो स्पेन, ठीक है, स्पेन जो है G8 समूह का सदस्य नहीं है। G8 जो है विश्व के 8 औद्योगिक दृष्टि के विकसित देशों का समूह है। और G8 के सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है और कनाडा है, इटली है और रूस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेन नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है, 123 समझौता इन देशों से संबंधित है। तो 123 समझौता किन देशों से संबंधित है? तो ये भारत और अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। 123 समझौता को भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, असैनिक परमाणु समझौता के नाम से भी इसको 123 को जाना जाता है। और इस योजना के फ्रेमवर्क को जो है 18 जुलाई 2006 ईस्वी को जो है भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा जो है जारी संयुक्त घोषणा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक कहा जाता है, किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के
फ्रांस देश का जो है सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, ठीक है। और ब्लू बुक किसको कहा जाता है, BLU ब्लू बुक किसको कहा जाता है, तो ब्लू बुक जो है किस देश को, तो ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन सरकार, ब्रिटेन देश के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन बुक जो है, और ग्रीन बुक अगर पूछे तो ग्रीन भी जो है ये भी ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का एक प्रकाशन से है, ठीक है। और ग्रे बुक एक होता है, तो ग्रे बुक जापान से है, ठीक है। वाइट बुक जो है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी से है। ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड से है, ठीक है। वाइट पेपर जो है भारत की सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है। वाइट पेपर अगर पूछेगा, वाइट पेपर ये भारत के सरकारी रिपोर्ट से है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वाइट पेपर भारत के सरकारी रिपोर्ट से है। अट्ठाईस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, भारत रत्न, तो ए ऑप्शन सही होगा, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। भारत रत्न कला, साहित्य तथा विज्ञान के बड़े पैमाने पर जो है जनसेवा उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ठीक है। और इसे जो है जनता पार्टी द्वारा 1977 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, परंतु जो है 1980 में फिर इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और कांग्रेस सरकार ने फिर से इसको 1980 में इसको फिर से शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला को जो है विदेशी नागरिक भारत रत्न प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इनको कब दिया गया था, तो ये 2001 में दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न। 29 नंबर प्रश्न है, पुलत्जित पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाश स्वर्गीय जोसेफ पुलत्जिर की स्मृति में जो है 1917 में जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जो है पुलत्जिर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। और इसमें जो है जनसेवा को छोड़कर प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत जो है $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत अमेरिकी परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना है, तो ये है हाइड एक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड एक्ट। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका में जो है हाइड एक्ट बना है। अमेरिकी सीनेटर सर हेनरी व्हाइट ने जो है इस कानून को मूर्त रूप दिया है, इसलिए जो है उनके नाम पर जो है हाइड एक्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू होता है। 31 नंबर है, निम्नलिखित अक्षरों में से G और Q के मध्य कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो GHIJKLMNOPQ, ठीक है। तो G से Q के मध्य कौन आ रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यल आ रहा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कोड से संकेतित किया गया है, तो ग्रीस को इस कोड में कैसे लिखेंगे, तो जी को, तो यहाँ पे देख लीजिए जी, यहाँ पे जी किससे है, तो 3 से है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, जी का 3 हो जाएगा। और आर का देख लीजिए, आर का इसमें मिला लीजिए, देखिए आर का यहाँ पे 8 है, तो आर का 8 हो जाएगा, ठीक है। डबल ई, ठीक है, डबल ई का कितना कूट है, तो ई का देख लीजिए यहाँ पे 1 है, ई से 1 मिला लीजिए, तो 1 1 हो जाएगा। और उसके बाद सी का कितना है, देख लीजिए यहाँ पे सी 9 है, ठीक है। तो यहाँ 9 कर लीजिए। और ई का कितना है, फिर ई है, कितना है, ई है ना, हाँ, तो ई का 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 8 1 1 9 1, तो 3 8 1 1 9 1, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा उपयुक्त तो शब्द रखना है आपको, तो निर्दयी, दयालु, तो निष्क्रियता से क्या हो जाएगा, सजगता हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार निर्दयी का विलोम जो है दयालु होता है, उसी प्रकार निष्क्रियता का विलोम क्या हो जाता है, सजगता हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, राधा सुनीता से कम आयु की है, ठीक है। राधा जो है, यहाँ से करते चलिए, राधा सुनीता से कम आयु की है, तो यहाँ सुनीता कर लीजिए, सुनीता, ठीक है। सुनीता से कम आयु की है, किंतु रीता से बड़ी है, तो रीता से ये बड़ी हो जाएगी, रीता से बड़ी हो जाएगी, पहला स्टेप हो गया ये, ठीक है। फिर कह रहा है रीता गीता से ज्येष्ठ है,
रीता गीता से क्या है, ज्येष्ठ है, बड़ी है, ठीक है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, ठीक है। श्याम जो है, श्याम किससे ज्येष्ठ है, तो ये रीता से ज्येष्ठ है, और किंतु राधा से कम आयु का है। तो यहाँ पे राधा इधर हो जाएगी, तो राधा से कम आयु का है, ठीक है। तो आयु सबसे कम आयु कौन, किसकी सबसे कम आयु कौन है, ठीक है। तो सबसे कम आयु आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गीता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लीजिए, गीता सबसे बड़ी आ रही है, फिर रीता आ रही है, ठीक है, फिर श्याम आ रहा है, फिर राधा आ रही है, फिर कौन आ रहा है, सुनीता आ रही है, ठीक है। तो सबसे क्या पूछा है, सबसे कम आयु किसका होगा, तो सबसे कम आयु किसका है, गीता का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जा करके देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, आप लोग जानते होंगे। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर यहाँ से जानते हैं, तो उत्तर कितना, 1 किलोमीटर उत्तर जाते हैं। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर दाएं, तो दाहिना इधर होगा, दाएं 1 किलोमीटर चलते हैं, इधर दाहिना होगा, तो यहाँ 1 किलोमीटर हम चलते हैं, चले। फिर 1 किलोमीटर बाएं, तो इधर चलेंगे तो बायां इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले, ठीक है। ये बाएं 1 किलोमीटर चले, अंत में जो है, अंत में बायां इधर होगा, बायां नीचे होगा, बायां 2 किलोमीटर चले, तो 2 किलोमीटर चले, मतलब यहाँ 2 किलोमीटर चले, ठीक है। आपका मुंह किधर है, तो हमारा मुंह किधर जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए दक्षिण की ओर जा रहा है, क्या इधर जा रहा है, तो यहाँ नीचे कौन सा होता है, दक्षिण होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से 5 प्रश्न आपके गणित के मिलेंगे, ठीक है। गणित को सॉल्व कर लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/4 हिस्सा स्कूटर से, 3/5 हिस्सा कार से और बाकी 48 किलोमीटर बस से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो माना व्यक्ति जो है x किलोमीटर कुल दूरी तय करता है, ठीक है। अब स्कूटर से कितना तय किया है, तो 1/4, ठीक है, 1/4 x हो जाएगा स्कूटर से, ठीक है, स्कूटर से हो जाएगा। और कार से कितना किया है, तो 3/8 हिस्सा, 3/8 x किससे हो गया, ये कार से हो गया। अब शेष बस से कितना, 48 किलोमीटर चला है, तो 48 कितना हो जाएगा बस से, ठीक है, 48 बस से चला है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, तो प्रश्न के अनुसार हम कर लेंगे x माइनस x/4 प्लस कितना है 3x/8 बराबर कितना है 48 के, यानी कुल बराबर कितने हैं 48 के हैं, ठीक है। तब इसी को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। 5x बटे कितना हो जाएगा आपका 4 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 करने 8 और में से 5 गया तो 3x बचेगा, ठीक है। तो 3x बटे 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब x, अब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 8/3 बराबर 128 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अतः कुल कितनी दूरी वो चला है, तो वो 128 किलोमीटर टोटल चला है। टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ये व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। तो अब यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से देखिएगा, यहीं से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 2/3 भागा 5/6 गुणे 3/4, ठीक है। अब इसके बटे क्या कर देंगे 2/3 भागा 3/4 गुणे 5/6, ठीक है। ऊपर नीचे इसमें हम गुणा करके इसमें माइनस 2/3 गुणे 1.24 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पे गुणा करके देखिए तो 2/3 हो गया और 6 चौक 24 और 3×5 15, तो कितना हो जाएगा गुणे 24/15 हो गया, ठीक है। बटे नीचे वही हाल हो जाएगा 2/3 गुणे 24/15, ठीक है। नीचे ऊपर दोनों हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो इसमें इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.24 है तो हो जाएगा 2.48, ठीक है। तो -2.48
3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने बराबर है, तो 1 माइनस 248, ठीक है। तो 248 बटे कितना हो जाएगा 300, ऊपर नीचे हम 100 का ऊपर नीचे 100 का यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं जब, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए। तो कितना आया माइनस ये 1 माइनस 248 बटे 300 आया है, ठीक है। तो 1 माइनस 248 बटे 300 हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 300 माइनस 248, पहला 300 आया था बटे 300, ठीक है। अब ये 300 कैंसिल हो गया, तो कितना बराबर कितना था 52 बटे 300 आ गया, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 52 बटे 300 बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो 52 बटे 300 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्का 12, 26, 13 दूनी 26, 75, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 13 बटे 75, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, यदि 4 आदमी मिलकर 4 एकड़ फसल 30 दिनों में काट सकते हैं तो 18 आदमी 12 दिनों में कितने एकड़ फसल काटेंगे। तो कल हमें एक ट्रिक बताए थे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ठीक है। तो कितने आदमी हैं, 4 आदमी, कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। कितना फसल 40, ठीक है, बराबर 18 आदमी M2 में करिए, 18 आदमी कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। कितना दिन लगेगा, तो x दिन लगेगा, ठीक है। अब इसको x को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको या तो ऐसे कर सकते हैं 4 गुणे 30 गुणे x कर देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 18 गुणे 12 कर देंगे, ठीक है। इसको इधर करके इसको इधर कर देंगे, ठीक है। अब x को हम बाहर ले लेते हैं तो कितना हो जाता है 40 गुणे 18 गुणे 12 बटे 4 गुणे 30 हो जाता है, ठीक है। तो अब x इसी में से काट दीजिए, 4 का 4, 4 3 12, और 2 15 30, 2 20 40, और यहाँ पर 5 3 15, 5 पीछे 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 आदमी जो है 12 दिनों में 72 एकड़ फसल काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो 72 एकड़ फसल को काटेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 मूल्य है, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा, 25 वस्तु माइनस वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 माइनस 20 हो जाएगा, यानी 5 वस्तुओं का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 5 बटे 20 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25%, ठीक है। सभी प्रश्न ऐसे ही आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, मैथ के हुए या जनरल स्टडी के हुए, सारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर यहाँ पे मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न के आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, बस डिजिट चेंज कर दिया जाएगा, बस इतना ही फर्क मिलेगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, मापक स्केल की अधिकतम लंबाई जो 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ों को पूरा एवं सटीक मान कर सकें। तो कौन सा ऐसा माप होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो मापक स्केल की लंबाई कितना दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 510 सेंटीमीटर, ठीक है, 510 सेंटीमीटर। और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 1290 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम सबको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब देखिए मापक स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर, 1290 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों का 300 का 15, 510 का 1219 का क्या करेंगे हम महत्तम समापवर्तक या HCF निकालेंगे, ठीक है। जब इस तीनों का HCF आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तीनों का HCF जो है 300, 510 और 1219 का HCF कितना होगा 30 होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका
30 सेंटीमीटर का पूरा एवं सटीक मापन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्केल होगा 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मापक स्केल की अधिकतम लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।